सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं जवाद कमाल। मुज़ाकिरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने की तैयारी कर रही है और PTI ने इसमें इस बात को बिल्कुल वाज़े कर दिया है कि जो ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी। शेख वकास अकरम ने कहा कि मुज़ाकिरात में अब हम नहीं बैठेंगे, जबकि गुज़िश्ता रोज़ बैरिस्टर गौहर ने यह कहा था कि मुज़ाकिरात खुशाइन थे, एक अच्छा रास्ता था, लेकिन बहरहाल हमें ये बिल्कुल वाज़े हुआ कि हुकूमत मुज़ाकिरात में संजीदा नहीं है, इसलिए हम मुज़ाकिराती प्रोसेस से अब अलग हो चुके हैं। जबकि इसी मामले को लेकर हुकूमत ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 28 तारीख को जो स्पीकर ने कॉल दी है तीसरी बैठक की, उस बैठक के अंदर आए और आकर बैठें और मुज़ाकिरात ही वाहिद रास्ता है, यही दरवाज़ा है जिसके ज़रिए आपने आना है, जिसके ज़रिए डायलॉग हो सकते हैं और असेंबली में बात हो सकती है। इसके अलावा और कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है, कोई रोशनदान नहीं है, कोई बालकनी नहीं है जहाँ से आप झांकने की कोशिश कर रहे हैं। इरफान सिद्दीकी साहब ने ये कहा कि 28 तारीख को आए, लेकिन बहरहाल उस पर PTI ये कह रही है कि सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए तो आ नहीं सकते। आप लोगों ने कह दिया है कि जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता, इस पर भी ये बात सामने आई। इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि हुकूमती तो मुज़ाकिराती कमेटी है, उसने एक बार भी नहीं कहा कि जुडिशल कमीशन नहीं बनेगा। हमारा जवाब सुनने से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकिरात के अमल से राह फरार इख्तियार कर ली थी। इसके अलावा एक और बड़ी आज ताजरों की जानिब से एक इज़राह मजाक बात कह लें या चुटकुला कह लें या तनकीद में कह लें, एहसन इकबाल साहब से एक शिकवा किया आज ताजिर कम्यूनिटी की जानिब से किया गया। उन्होंने कहा कि हमें मरीम नवाज़ दे दें सिंध के ताजरों ने और मुराद अली शाह हमसे ले लें। इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा है उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आया। तर्जुमान पाकिस्तान सिंध हुकूमत सादिया जावेद साहिबा, उन्होंने कहा कि ताजरों का एक ठूस टोला है जिसने इस बात की गुमाजी की है किसी भी तरीके से जो चापलूस हैं उनके बयानात को सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। फिर इस पर अतीक मीर साहब थे जो ताजिर रहनुमा थे, उन्होंने इसको क्लियर भी किया। उन्होंने कहा कि ये बात मजाक में की थी, इसको ज़्यादा सीरियस ना लिया जाए। ये क्या हुआ था ज़रा आप भी सुनिए। अब अतीक मीर साहब जितनी मर्जी इसके बाद में वजाहत दें, लेकिन तीर जो है वो कमान से निकल चुका था, बात मीडिया पर आ चुकी थी। उसके बाद जितनी मर्जी वजाहतें दी जाएँ, लेकिन एक वफाकी वज़ीर के सामने इस तरह की बात करना यकीनी तौर पर शिकवा शिकायत है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई ताजिर इतने ज़्यादा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं कराची के अंदर, सिंध के अंदर ख़ास तौर पर? और इसके अलावा एक और अहम मामला वो ये कि एक अच्छी खबर है, लेकिन अच्छी खबर आपके अब मेरे लिए नहीं है बल्कि अरकान असेंबली के लिए है। तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से बिल पेश कर दिया गया और बहुत ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाने की बात की गई है। मुल्क में महंगाई है, लेकिन अरकान असेंबली की तनख्वाहें बढ़ने जा रही हैं और अरकान असेंबली की तनख्वाह जो है वो कोई थोड़ी बहुत नहीं बढ़ रही है, बल्कि इसमें 20 या 25 या 50% नहीं बल्कि 200% तक इजाफा सामने आया। कौमी असेंबली की फाइनेंस कमेटी ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह, मराद, वफाकी सेक्रेटरी के मसावी करने की मंजूरी दे दी है। स्पीकर अयाज सादिक की सरबराही में कौमी असेंबली की फाइनेंस कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा इसकी मंजूरी दी थी। और इसके अलावा आपको ये बताएं कि स्पीकर कौमी असेंबली ने सेनेट और कौमी असेंबली के अरकान की तनख्वाहों में 140% इजाफे की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भिजवा दी हैं, जिसके बाद MNA और सेनेटर की तनख्वाह मराद 5,19,000 मुकर्रर करने की मंजूरी दी गई है। इस वक्त अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह 2,18,000 रुपये है। जब ये बढ़ जाएगी तनख्वाह और मराद के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत दीगर जमातें हम आवाज़ हैं और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी 67 अरकान थे तो PTI के हिमायत याफ्ता अरकान है, उन्होंने भी तनख्वाहों में इजाफे का तहरीरी मुतालबा किया था। पंजाब असेंबली में स्पीकर, वुज़रा, मुशीरान की तनख्वाहों में लाखों रुपए इजाफे का बिल मंजूर हुआ था 2024 दिसंबर में। तमाम कटौतियों के बाद वफाकी सेक्रेटरी की तनख्वाह अलाउंसेस 5,19,000 माहाना, जबकि अरकान पार्लियामेंट को जो सहूलियात हैं वो वफाकी सेक्रेटरी के मसावी हासिल होंगी। और पार्लिमानी ज़राए का ये भी बताना है कि अरकान पार्लियामेंट ने तनख्वाह 10 लाख रुपये महाना का मुतालबा किया था, लेकिन स्पीकर ने ये मुतालबा मुस्तरद कर दिया था और मालियाती बजट 2024-2025 में अरकान असेंबली की तनख्वाहों में इजाफे का इख्तियार फाइनेंस कमेटी को दे दिया था। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद
तनख्वाहों में जो इजाफा है इसका मामला दोनों ऐवानों की मुतल्लिका कायमा कमेटी को भेजा जाएगा। स्पीकर की सरबराही में जो इजलास है इसका कोई एलामिया भी जारी नहीं किया गया था। ज़राए ने बताया कि तमाम कटौतियों के बाद वफाकी सेक्रेटरी की जो तनख्वाह है और अलाउंसेज है इसमें 5,19,000 माहाना इजाफा होगा। ये जितनी भी तनख्वाहें और इजाफा होगा इसमें TADA, मेडिकल अलाउंस और जो होम अलाउंस मिलता है और जो दीगर मराहत हैं वो अलग है। इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रज़ा हारून साहब ने ज्वाइन किया। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। अजहर सिद्दीक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे। अजहर सिद्दीक साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ा हारून साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। आपने काफ़ी ज़्यादा ये जो तनख्वाहों का मामला है इस पर बर्दाश्त के साथ सुना होगा मुझे, मैं इस पर आगे चलकर बात करूँगा, लेकिन ज़रा ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने जा रही है, उसने ये वाज़ेह कर दिया कि पीपल्स पार्टी को इस अलायंस में नहीं लेगी। क्या समझते हैं ये ग्रैंड अपोजिशन अलायंस पूरा होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर? नहीं जवाब भाई, हम अपोजिशन का हिस्सा कैसे हैं? बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़ेह कर दिया कि हम हुकूमत में नहीं है। नहीं, हुकूमत में ना होना लेकिन हुकूमती बेंचेस पर बैठना और हुकूमत को अपने वोट देना, उनकी हिमायत करना, ये बताता है ना कि हम हाउस के किस जानिब बैठे हुए हैं। तो पीपल्स पार्टी वफाक में अपोजिशन की पार्टी नहीं है, एलाइड पार्टी है, कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है। तो इस हिसाब से अपोजिशन पार्टी नहीं है नेशनल लेवल के ऊपर। इसी तरीके से 2 सूबों में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, सिंध में और बलूचिस्तान के अंदर। तो अपोजिशन पार्टी तो पीपल्स पार्टी नहीं है। तो तहरीके इंसाफ आपकी ख्वाहिश हवा में उड़ रही है, कैसे कैसे बयान देते हैं ये लोग। ये बात ही बेवकूफी की है कि आप ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोगों की तरफ आते हैं, सोच रखा है, आते हैं अलायंस में शामिल होने के लिए, तो पीपल्स पार्टी फिर वैसे अगर PTI किसी भी तरह यूटर्न ले लेती है कि चलें पीपल्स पार्टी को भी मिला लेते हैं, फिर PP का क्या मौक़िफ़ हो सकता है? नहीं, मौक़िफ़ ऐसे नहीं होते हैं कि वो टीवी प्रोग्रामों पे दिए जाए। इनका कोई एजेंडा होगा, कुछ TORs होंगी, इनके रहनुमा मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, उस बातचीत के बाद रहनुमा जवाब दे देंगे। ये ऐसे नहीं होता, ये बातें मफरूजे के तौर पे नहीं की जा सकती जवाब। और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने भी जा रहा है। हाँ, एक मुज़ाकरात का सिलसिला भी मैं नहीं समझता टूटा है, क्योंकि कल की जो खबर है वो तो ये है कि बानी PTI चाहते हैं कुछ और लोगों को, फजल रहमान साहब को, वजह साहब को और दीगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ऑन बोर्ड करके मुज़ाकराती कमेटी का हिस्सा बनाए। तो कल तक की खबर तो ये थी कि वो वापस मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड हैं कुछ मेंबरान के इजाफे के साथ। तो ये रोजाना चूंकि गोल पोस्ट बदलता रहता है जवाब, तो अब इस पर कमेंट करना भी मैं समझता हूँ वक्त का ज़िया है। 28 तारीख को देखते हैं, 28 तारीख को अगर PTI का वफ्द वहां जाता है और बातचीत करता है तो उसके बाद इस पर कोई गुफ्तगू फरमाई जा सकेगी। बाकी जहां तक रह गया कि इनकी ख्वाहिश है ग्रैंड अपोजिशन पॉलिटिकल अलायंस बनाए, बिल्कुल सियासत में हर एक को आज़ादी है और ये अच्छी बात है कि अपोजिशन की पार्टियां मिलकर बैठे और मिल बैठकर बातचीत करें। यही कमी है PTI के अंदर, बेसिकली सियासी इनिशिएटिव लेने की। ये सोलो फ्लाइट पे चलने की आदत है इनके लीडर की। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह का अपोजिशन अलायंस PTI कम अज कम बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि इनकी हिस्ट्री नहीं है, इनका प्रेसिडेंस नहीं है। ये सोलो फ्लाइट पे यकीन रखते हैं, पॉलिटिकल डायलॉग्स पे यकीन नहीं रखते, पॉलिटिकल मैनूवरिंग पे, सियासी मामलात को सियासी तौर पर हल करने पे यकीन नहीं रखते, सड़क की एजिटेशन पे ज्यादा यकीन है। तो लेट्स सी, बाकी इनका राइट है तो बनाने दें, अच्छी बात है। हुकूमत को डिस्टर्ब कर सकेंगे अलायंस बनाकर? पहले अलायंस तो बना लें, क्योंकि पहले तो ये अजहर सिद्दीक साहब यार जवाब PTI का पता नहीं ना, आज क्या कह रही है, कल क्या कहेगी, परसों क्या कहेगी। जिन लोगों के साथ मिलने फिलहाल तो काफी दिनों से एक ही मुतालबा है जुडिशल कमीशन का, ये काफी दिन हो गए एक मुतालबे पर तो कायम है जुडिशल कमीशन के। नहीं, वो मुतालबे पे तो कायम रहना चाहिए, वो मसला नहीं है, लेकिन इतनी ज्यादा बेचैनी कि आपने एक मुतालबा किया, मुज़ाकरात का प्रोसेस चल रहा है, नेक्स्ट सिटिंग 28 तारीख की फिक्स है, उससे पहले ही एक रोज आप कहते हैं मुज़ाकरात खत्म, फिर कल आप कहते हैं नहीं जारी रहेंगे, कुछ मेंबरान को इजाफा कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं खत्म। तो ये बेसिकली, अजहर भाई मेरे दोस्त हैं, बड़ा एहतराम है इनका, लेकिन ये इमेच्योरिटी और इम्पेशंस जाहिर करता है, बेसब्री जाहिर करता है। किसी चीज की जल्दी है, किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी है, जिसकी वजह से फैसले ना तो देरपा है, ना मुस्तनद है, ना कंसिस्टेंट है। आप एक प्रोसेस में अपनी टीम को भेज चुके हैं, जो भी हुकूमत ने जवाब देना है वो 28 तारीख को देगी, आपको पसंद ना आए उसके बाद आप ये फैसला करते हैं ना,
तो अस खुद एज्यूम कर लेना कि हुकूमत का क्या जवाब है, फिर रिएक्शन दे देना, फिर उस रिएक्शन को वापस लेना, ये मैं समझता हूं कि संजीदगी की कमी है। और पीटीआई को एक अच्छी जमात है, उनके बानी भी पॉपुलर हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा सबक सियासत का पीपल्स पार्टी से लेना चाहिए, मुस्लिम लीग से लेना चाहिए कि किस तरह लीडरान जो हैं, जो कौमी जमातों के लीडरान होते हैं, किस तरह सब्र व तामुल का मुजाहरा करते हैं, किस तरह दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हैं। बिलावल भुट्टो साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, शहबाज, इवन फराना फजल रहमान साहब हैं। आप इन लोगों को देखें कि इनका सियासत का अंदाज जो है ना बड़ा पुख्ता है। पीटीआई का सियासत का अंदाज जो है ना वो थोड़ा सा, आई एम सॉरी टू यूज, थोड़ा सा बचकाना है और थोड़ा सा इम्पेशेंट है। अजहर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल क्लियर कर दिया रजा हारून साहब ने कि इस वक्त वफाकी हुकूमत में शामिल हैं, हों या ना हो, लेकिन बहरहाल उनको वोट भी दिए। नहीं, एक वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, मैं उसको क्लियर कर रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल वाजे है कि बेंचेस पर तो बैठ रहे हैं, हुकूमती बेंचेस पर, अपोजिशन बेंचेस पर नहीं बैठ रहे। तो अलायंस में तो आप ज़ाहिर है इन्हें नहीं ले सकते। शेख वकास अकरम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, तो जो अलायंस बनेगा वो किस तरीके से काम करेगा, कितना हुकूमत को डिस्टर्ब कर सकेगा, क्या आप लोगों के प्लान है? मुज़ाकरात में तो आप लोग अब बैठ नहीं रहे, 28 तारीख को तो मीटिंग होने जा रही है। जहां तक बात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में, मैं अपनी बात की हद तक बात करता हूं। मैं तो पाकिस्तान को 5 जून 2023 से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाके पाकिस्तान की जरूरत है। मिसाके जमहूरियत जो किया सत्यानाश कर दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पांव पे अपना कुल्हाड़ी मारी कि जो छंग मांगा की सियासत के अगेंस्ट एक जद्दोजहद की थी, इमरान खान को गिराने के लिए क्या कुछ किया। बिलावल भुट्टो साहब सिंध से निकले, अपना इस्लामाबाद तक आए, सिंध हाउस तक पहुंचे, कितने पर्चे किए बगावत के, कितने दहशतगर्दी के पर्चे किए, कितना लोगों को मारा, कितने नजरबंदी के ऑर्डर ये बातें तो पुरानी हो गई ना। अजहर साहब जरा डायलॉग प्रोसेस पर बात कर लें। बैरिस्टर गौर साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात वाहिद रास्ता होना चाहिए था, बेहतरीन हल था, तो फिर राह फरार क्यों इख्तियार की उससे? देखिए ना राय फिरार नहीं है। देखो मेरी बात सुनिएगा, मैं जो टीवी प्रोग्रामों में बैठता हूं, इनमें कोई एक बंदे ने नहीं कहा कि जनाब अच्छा मैं तो ये समय, हमने तो कोई चांद नहीं मांग लिया था, हमने कोई आईनी तरमीम नहीं मांग ली थी जिसके लिए बहुत डेलिब्रेशंस की जरूरत थी। हालांकि वो हमने 26वीं आईनी तरमीम देखी है, 24 घंटों के अंदर पास होगी। हमने यहाँ कानून देखे हैं जो बिल्डोज कर दिए गए, जो तबाही और बर्बादी चंद सेकंडों मिनटों के अंदर हुई। मुझे बता दें इस पार्लियामेंट के अंदर जितनी कानून साजी, डेलिब्रेशन कितनी हुई है, कितने दिन सेशन चले हैं, कितने अपना कमेटी के पास जो है कायमा कमेटियों के पास मामले गए, वहां डेलिब्रेशन हुई, अवामी राय इन्वॉल्व की गई, कुछ नहीं किया। इन्होंने तो जुल्फकार अली भुट्टो के आइन को तबाही और बर्बादी कर दी। जो ये डायलॉग की जो बात कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक बड़ा क्लियर है, सेक्शन 3 बड़ा क्लियर है। कवानीन तो खैर आपकी हुकूमत में भी इतनी ही बर्क रफ्तारी के साथ पास होते हमने देखे हैं। अगर असेंबली से पास नहीं होते तो फिर आप लोग ऑर्डिनेंस भी ले आते थे, ये भी हमने देखा है। जो हुकूमत ने करना होता है वो करके रहती है। ये फर्क है, लेकिन ठीक है हमने कानून पास किए हैं, हमने इस तरह के कानूनी के आइन तोड़ा हो। सर आपने तो इतने ज्यादा ऑर्डिनेंस आने लग गए थे कि जो असेंबली है वो बेसूद नजर आ रही थी। देखिए ना, वो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो चले, वो उससे फिर भी 1000 दर्जे बेहतर थी वो असेंबली। ये नहीं था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाए तो सेक्शन 57 में तरमीम करके इख्तियार देने सदर का और गवर्नर के बजाय इलेक्शन कमीशन को। ये नहीं था कि ताहियात नाली खत्म कर लिए लेकिन तरमीम कर दी। ये नहीं था कि मखसूस रिश्तों के लिए आइन में तरमीम की बजाय सादा अक्सरियत तरमीम कर दें। ये जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ना, हम देखिए, हम जमहूरी लोग हैं, हमने एक जदोजहद की है इस निज़ाम के खिलाफ, इस निज़ाम के ये बेनिफिशरी हैं, आज मजे ले रहे हैं, मौजें हैं इनकी। यानी 17 सीटें लेकर हुकूमत बनाई है, 2/3 अक्सरियत, कमाल हो गया। ये बार पूरी दुनिया में बताएं किस मुल्क ने पाकिस्तान में कहा हो कि ये तो जमातों का हक है ना, जिससे मर्जी कुलेशन करके हुकूमत बना ले। आप कर लेते कुलेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से या किसी और पार्टी से। सवाल ये नहीं है, सवाल फिर बुलंदो बांग दावे मत करें। लेकिन अजहर सिद्दीकी साहब काम तो हो रहा है। मैं आज ही की आपको रिपोर्ट बताऊं, आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पाकिस्तान 2035 तक 1000 अरब डॉलर की मईशत बन जाएगा। जिस तरीके से इस पर काम चल रहा है उस पर स्टेटमेंट तो आया ना, कम से कम पॉजिटिव स्टेटमेंट। देखिए मेरी बात, मैं फिर वजह बताऊं उसका वजह क्या है। अब कौन इधर है, यानी जो हम बात कर रहे हैं ना, क्या वो इंटरेस्टेड है मुल्क को आगे ले जाने के लिए? ऑपरेशन रजीम के जो वाली वारस है, जिनकी वजह से ये मुल्क तबाह हुआ। यानी अगर आज इमरान खान की हुकूमत ना गिराई होती तो आज इकोनॉमी की पोजीशन क्या होती? आप लोग गौर तो करें ना,
इमरान खान की हुकूमत को गिराने के बाद आप मईशत कहाँ लेकर आ गए हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल इंडिकेटर उठाकर देख लें, आपकी एक्सपोर्ट कहाँ है, इंडस्ट्रियां बंद हो गई हैं यहाँ पर। चलें ठीक है रजा हारून साहब, अब देख लें अजहर सिद्दीक साहब जमहूरी रिवायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बताएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा जमहूरियत के हवाले से स्टेटमेंट देने में पाकिस्तान में वाहिद पार्टी है जो मशहूर है। एक तो ये बात सामने आ गई। दूसरा मैं चाहूँगा आपसे इस पर कॉमेंट लूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ये खबर ज़ेर गर्दिश है जो एहसन इकबाल साहब से ताजिर रहनुमा ने कहा कि हमें मरियम दे दें और बिलावल हमसे ले लें। तो इस पे बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है ये बात, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? समझता हूँ तर्जुमान का बयान आ चुका है जवाब, और फिर अतीक मीर साहब की वजाहत भी आ गई है। वजाहत मुझे तो वजाहत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो उनकी वजाहत लगी, उज़र गुना बदतरस गुना। जिम्मेदार लोगों को जो खैर वो ताजिर अंजुमन की तमाम कराची की ताजिर अंजुमन की नुमाइंदगी तो नहीं करते अतीक मीर साहब, वो तो कराची चैम्बर है और दीगर बॉडीज हैं जो कराची की ताजिर सही ताजिरों की नुमाइंदा हैं। अतीक मीर साहब तो एक मेरे ख्याल में छोटे प्लेटफॉर्म के उनकी नुमाइंदगी करते हैं। तो एहतियात करना चाहिए गुफ्तगू में, ख़ास तौर पे ऐसे वक्त में और ऐसी बात करना कि मुंतखब वज़रा आला का एक्सचेंज हो जाए, ये इंतहाई गैर ज़रूरी बात थी और इसका तुक नहीं बनता था। और फिर एहसन इकबाल साहब चूँकि मुस्लिम लीग नून के वफाकी वजीर हैं, उनके सामने इस बात को एहतियात करनी चाहिए। लेकिन तर्जुमान का बयान उस वक्त जब ये स्टेटमेंट जब उन्होंने ये मुतालिबा किया था उस वक्त दीगर ताजिर रहनुमा भी थे, किसी ने इख्तिलाफ नहीं किया था अतीक मीर साहब से कि नहीं आपने ये गलत कह दिया है? सही है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना अतीक मीर साहब जो है कराची के ताजिरों के नुमाइंदा नहीं है और वो अपने ग्रुप के नुमाइंदा हो सकते हैं, एक छोटी बॉडी के नुमाइंदा हो सकते हैं, और फिर उन्होंने अपने ख्याल से लाताल्लुकी भी कर ली है ना, तरदीद खुद ही कर दी है, तो ज़्यादा गुफ्तगू की ज़रूरत ही नहीं। ठीक, इसके अलावा मैंने ज़रा आपसे सवाल किया था कि अजहर सिद्दीक साहब जमहूरी रिवायत के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं कि ये जमहूरी रिवायत है जिनके तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। यार अजहर भाई से मेरी वो बड़ा है ना, इनका एहतराम बहुत है, इसलिए मैं जमहूरी रवायात का सबक जो है ना वो हम एक दूसरे को बड़े आराम से दे देते हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक जिसके बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रजा हारून साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। टाइम बड़ा तेज़ी से गुजर रहा है। बात यह है कि एक दूसरे के खिलाफ जो तुंदो तेज़ बयानात चल रहे हैं इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उन दोनों के दरमियान आप देख रहे हैं, एक तरफ डायलॉग पे आने की बात करती है हुकूमत, दूसरी तरफ बयानात मुसलसल। आज भी जैसे राना मशहूर साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने IMF को ख़त लिखे, दोस्त ममालिक को ख़त लिखे, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एहसन इकबाल साहब ने भी आज कहा कि PTI ने बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे किए, फिर ये कह रहे हैं कि डायलॉग की टेबल पर भी आ जाए। तुम दो तेज़ बयानात के साए तले क्या मुज़ाकिरात हो सकते हैं? कुछ भी कर लें, तहरीक इंसाफ के दोस्त कुछ भी कर लें, इनको बहरहाल बैठना होगा टेबल पर और मुज़ाकरात करने होंगे और मामलात को, इश्यूज को, सियासी इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। प्रॉब्लम ये है, और ये अजहर भाई अच्छी तरह जानते हैं, शायद मानेंगे ना, नहीं मानेंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है वो नहायत ही ना तजुर्बेकार है और पॉलिटिकल डायलॉग टेबल पे करना मैं नहीं समझता उनके बस की बात है। उनके पास वो रिक्वायर्ड लेवल ऑफ स्किल्स या कॉम्पिटेंस, अहलियत है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि 3 अदवार हो चुके हैं, बात आगे नहीं बढ़ चुकी, और 14 तौर अभी आना था उससे पहले बैकआउट कर रहे हैं, यानी कोई बात हुई नहीं है। मुज़ाकरात में यही होता है। कहाँ 2 महीने पहले नवंबर में KP से चढ़ाई करने इस्लामाबाद पे आ रहे थे, एक दूसरे की शक्ल देखने के रवादार नहीं थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी इंतहा होती, और कहाँ एक टेबल पर आकर बैठ गए। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा, बाकी जो करना है करके देख लें। टेबल पे मुज़ाकरात ही होंगे और उसी टेबल के ऊपर से मुज़ाकरात का हल निकलेगा, प्रोवाइडेड एक बात रखें, ये जो कल तजवीज़ आई थी कि दीगर जमातों को भी शामिल कर लिया जाए, ये अच्छी तजवीज़ है, और इनको शामिल करने के बाद नेशनल लेवल के इश्यूज पर बात करें। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी है, चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन है, नेक्स्ट इलेक्शन कैसे होंगे उसका तरीकेकार तय करें। जो बड़े नेशनल इश्यूज हैं, ये पर्सन स्पेसिफिक, किसी को रिहाई मिल जाए, किसी को NRO दे दिया जाए, कोई कमीशन बन जाए, ये तो ऑलरेडी मामला अदालतों में है।
वो जो मामला अदालतों में उस पर कमीशन बनना वैसे ही टेक्निकली मुश्किल काम है, नहीं बनता। लेकिन ये टेबल पर तय होगा ना, हुकूमत आपका जवाब दी कि 28 तारीख को, तो 28 तारीख तक जो है तहरीक इंसाफ को सब्र करना चाहिए। और ये मैं एक दफा फिर रिपीट करूंगा, जो मामला है, जितने भी नाजुक मामला हैं, सख्त मामला हैं, जवाद भाई, अजहर भाई को पता है कि उनका हल सिवाय मुज़ाकरात और डायलॉग कोई और हल नहीं है। अजहर साहब, हल तो कोई और नहीं है, ये तो हुकूमत के तमाम ही रहनुमा और हुकूमत की जो हामी जमातें हैं वो यही कहती नज़र आ रही हैं कि आपको वापस डायलॉग की टेबल पर आना ही पड़ेगा। इरफान सिद्दीकी साहब भी यही स्टेटमेंट देते नज़र आए, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा। लेकिन तुंदो तेज़ बयानात भी साथ में चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से। आज तो बड़ा बरमला कह दिया एहसान इकबाल साहब ने कि बैरून मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ आप लोगों ने मुजाहरे किए। राना मशहूद साहब ने भी कहा कि आपने IMF को ख़त लिखा, दोस्त ममालिक को ख़त लिखा, लेकिन अब पाकिस्तान की मईशत उड़ान भर चुकी है, तो क्या वापस आएंगे डायलॉग टेबल पर? अच्छा, एक तो देखिए ना, मैं जो मर्जी आप कह दें, लेकिन एक बात है कि पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह काम बेहतर कर रहे हैं। मैं दोनों में कंपैरिजन की बात करूं, अगर मरियम सफदर अगर तबाही और बर्बादी कर रही है तो बिल्कुल ले जाएं इनको वहां पर। जो टिकटॉकर पे के अलावा और कहीं नजर नहीं आती, वो हमें भी पता है। आपकी हिमायत कर दी यहाँ पर अजहर सिद्दीक साहब ने। नहीं, सही बात कर रहे हैं। मुराद अली शाह साहब बड़े तजुर्बेकार आदमी हैं, बड़ा अच्छा सूबा चला रहे हैं, इसमें नो डाउट। जी जी, देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ ना, तो वो ये बैठ के हमें कोई टिकटॉकर तो नहीं चाहिए ना, हमें तो कोई फैशन डिजाइनर ही चाहिए ना, हमें कोई कॉस्मेटिक सर्जन तो नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जो अवामी मसाइल बता दें। आप पंजाब के अंदर करप्शन खत्म होगी, पुलिस ठीक हो गई, क्या अपना कोई इदारा बता दें, एजुकेशन ठीक होगी, हेल्थ सेक्टर तबाह कर दिया इन्होंने, तबाही और बर्बादी है पंजाब की। तो ये जो बैठ के बेवकूफ रहने, वो मास जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे असल में मुकाबला करने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कि सोशल मीडिया काबू कर ले। सोशल मीडिया तो इनका या पांचा कर देता है कि हालात और वाकयात क्या हैं। अब आए अगली बात की तरफ। देखिए, मुज़ाकरात किस बात की, मुज़ाकरात के लिए देखे ना, हमने बड़ा मिनिमम एजेंडा रखा था, बेटर सेंस प्रिवेल करते हुए। हमने वो देख लिया कि इनके पास है कुछ नहीं। देखें, जब ये पल्लू छोड़ेंगे ना, जब ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिस तरह की पींगे बढ़ाई हुई हैं प्यार मोहब्बत की, तो वो तो फैसले तो फिर वही उन्होंने करने हैं ना। इन्होंने क्या करना है, यानी इन्हें नहीं चाहिए था कि इस मुज़ाकरात, यानी आप अंदाजा का इमरान खान से मुलाकात तो करवा नहीं सके, ये हुकूमत है इनकी। सिंध हाई कोर्ट में सर खत्म। रज़ा साहब आपसे इसी मामले पर बात करना चाहे। जी रज़ा हारून साहब। नहीं, मैं ये पूछना था अजहर भाई से कि अजहर भाई, मुतालबात चूंकि आप कह रहे हैं बहुत सिंपल है, मुज़ाकरात के 2-3 मुतालबात हैं, तो बार बार क्या मिलने जाते हैं, क्या पूछने जाते हैं वानी से मुज़ाकरात के लिए? मतलब मुज़ाकरात के पॉइंट तो बहुत सिंपल है, बाकी तो एक्सरसाइज कमेटी ने करनी है। अब मुलाकात करके क्या पूछना होता है, मैं ऐसे ही जानना चाह रहा हूँ। जब इतने सिंपल पॉइंट्स हैं तो उनसे मिलके क्या करते हैं? मैं जवाब दे रहता हूँ। देखिए, बात बड़ी सीरियस ही है कि फैसला सारी जो है ना, वो सारी इमरान खान साहब के पास है। ये जो नया तो यही शिकवे शिकायत जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पहले ही कर दिए थे कि मुज़ाकरात इस वक्त मौजूदा PTI से करें, इनके पास इख्तियारात ही नहीं है, तो क्या फायदा मुज़ाकरात करने का? नहीं, ये PTI के मेंबरान जो है अजहर भाई, इतनी बातें पूछने बानी के पास चले जाते हैं। आप जैसे आदमी को बिठा लेते कमेटी में, आप जैसे आदमी को है नहीं, ये छोटी बातें पूछने जाते हैं कि लिख के कैसे देना है। अभी तो मुज़ाकरात की वो टॉक शुरू ही नहीं हुई, क्या मशवरा करने जाते हैं? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए ना रजा भाई, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप बानी को भी तंग किया जाएगा। नहीं, देखिए ना, पार्टी लीडर है ना, पार्टी लीडर के साथ जो कुछ हो रहा है, जेल के अंदर बैठे हुए हैं, बाहर ख्वाजा आसफ कुछ कह रहा है, अपना इरफान सिद्दीकी कुछ कह रहे हैं, राणा सनाउल्लाह कुछ कह रहा है, पूरी पार्टी जो मुज़ाकराती कमेटी है वो कुछ साइंस कुछ और बोल रही है। तो ये सारी चीजें तो डिटेल में आना है ना, कि अगर इनके साथ मुज़ाकरात की टेबल में भी बैठना है तो क्या बैठा जाए, इनका एतबार क्या है। अब ये सारी देखे ना, या तो होता इतने दिन। रज़ा साहब, जब पार्टी में फर्द वाहिद ही सब कुछ हो जाए तो फिर पूछना पड़ता है। आप ये सारे मामला भुगत चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं। मेरे पास वक्त है, मुझे ब्रेक पर जाना है। मैं चाहूँगा तनख्वाहों के मामले पर ज़रूर आप लोगों से सवाल करूँ। पहले रज़ा साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। रज़ा साहब, 200% तनख्वाहें बढ़ने की बात कर दी गई है, तो पाकिस्तान वैसे ही खुद हुकूमत भी कहती है कि मुश्किलात हैं, हमें किफ़ायत शुमारी की तरफ आना है। एक तरफ
जो वज़ीर ख़जाना है वो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ को बंद करने का कह रहे हैं, दूसरी तरफ अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ा देंगे, तो बात तो वहीं पर पहुँच गई ना। और वो भी चले। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं पता तनख्वाहों का, लेकिन एक बात मैं आपसे कर दूं जो कि रियलिस्टिक है कि तनख्वाहें जो है ना वो महंगाई की। सर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, 140% इजाफे की सिफारिशात जो हैं तनख्वाहों में वो वज़ीर आज़म को भिजवा दी गई हैं। 10%, 20% या 30% भी हो तो समझ आ जाती है। 140%। आम आदमी की भी तनख्वाह 140% बढ़ती है बजट में। जी मैं कह रहा हूँ उसका बैकग्राउंड पता नहीं ना, कब से नहीं बढ़ी थी, 4, 5, 6 साल से नहीं बढ़ी थी, क्या हुआ था, क्या पीछे कोई बैन लगा हुआ था जो अब बढ़ानी पड़ रही है, और क्या ये प्रोपोर्शनेट है महंगाई की शरह के हिसाब से, ये तमाम चीजें देखनी चाहिए। लेकिन टाइमिंग चूंकि ऐसी है कि मुल्क में माशी बहरान है और एक आम आदमी जो है, गरीब आदमी परेशान है, तो इस हवाले से खबर हमें ज्यादा महसूस हो रही है। लेकिन चूंकि इसका बैकग्राउंड मुझे नहीं पता कि कब से तनख्वाहें नहीं बढ़ी थी, अगर 5-6 साल से नहीं बढ़ी थी और एक साथ बढ़ा रहे हैं तो ये मुझे परसेंटेज समझ में आती है। लेकिन चूंकि कमेटी में चली गई, ये बात आप ही बता रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में चली गई है, तो वहां इस पर डिबेट हो जानी चाहिए। राइट, देखिए ना, अब 2,18,000 से बढ़कर 5,19,000 होने वाली, क्योंकि पंजाब असेंबली में जब बिल आया था तो इस तरह के फिर रुकते नहीं है, ये ज़रूर पास हो जाते हैं। अपोजिशन पूरा साथ देती है आप लोगों का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता 67 अरकान की हिमायत हासिल है इस बिल में। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मुझे अगर तो ये प्रोपोर्शनेट है इन्फ्लेशन रेट के साथ और दीगर तनख्वाह मराद के साथ जो दीगर महकमों में या दीगर हिसाब से एवरेज बनती हैं, तो ये ठीक फैसला है। अगर प्रोपोर्शनेट नहीं है, जिसका मुझे नहीं पता, जिसकी कैलकुलेशन जवाद भाई ऑनेस्टली मेरे सामने नहीं है, तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि कैसे वक्त में जब आवाम मुश्किल में है, टैक्सों का बोझ है, ये टाइमिंग ठीक नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा, अजहर सिद्दीक साहब इस वक्त मईशत के हवाले से हुकूमत पर तनकीद कर रही है, लेकिन आप लोगों के हिमायत याफ्ता 67 अरकान पार्लियामेंट ने हिमायत कर दी है कि ये जो तनख्वाहों का बिल पेश किया गया, सिफारिश वज़ीर आज़म को भेजी जाएगी, ये दुरुस्त है? देखिए, मेरे सामने तो वो नहीं है कि आप फेवर की है, लेकिन मैं जहां तक समझता हूं कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में चल रहा है। इस वक्त तनख्वाहें आपके सामने, जजेस की तनख्वाहें का क्या हाल कर रहे हैं, आप कहाँ तक ले गए हैं, सूबाई असेंबली में तनख्वाहें आप कहाँ से कहाँ ले गए हैं। ये जो है ना, ये खास तौर पर आप जब सूबाई असेंबली में भी आप लोगों ने हिमायत की थी पंजाब में, लेकिन आप पब्लिक ऑफिस होल्डर करते हैं ना, मैं अपने हवाले से बात कर रहा हूँ कि पब्लिक ऑफिस जब आप होल्ड करते हैं ना, तो आप अवाम की खिदमत के लिए आए हैं, आपने चूज खुद किया है, आपने खुद ये महकमा चूज किया है। जब आप खुद, यानी मैं वकालत करता हूँ, 80% काम मैं मुफ्त करता हूँ, 20% में पैसे लेता हूँ, ऐसा मसला कोई नहीं है। लेकिन ये जो कि इस वक्त मुल्क और कौम बड़ी मुश्किल हालात के अंदर है, लेकिन जो मैं वजह बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त इस सिस्टम को जोड़ के रखना चाहते हैं, सब लोगों को खुश रखना चाहते हैं, और इसीलिए ये तनख्वाहें बढ़ाना, ये सारा काम इसी तरह करेगा ताकि कोई शोर ना डाले, सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है। मैं ये समझता हूँ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर तनख्वाहें बढ़ानी भी चाहिए थी, एक बाकायदा एक अथॉरिटी बनती, बिल्कुल ठीक है, होना नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल साथ तो आप लोगों ने दोनों ऐवानों में ही इस वक्त वफाकी हुकूमत का भी साथ दे दिया, पंजाब हुकूमत में भी आप लोगों ने साथ दिया। तनख्वाहें बढ़ाने में मज़े तो पूरे ही लिए जा रहे हैं, अब तनकीद करने का क्या फ़ायदा अजहर साहब? देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल तो है ना कि यही तो हम चाह रहे हैं कि नहीं, ये निज़ाम जो है ना, निज़ाम बेहतरी की तरफ अगर जाना है ना, तो वजह क्या है कि इसको खुदारा यार बेटर सेंस, निज़ाम जब अच्छा हो जाता है, जब आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हो, उस वक्त साथ दे देते हैं। बहरहाल अजहर सिद्दीक साहब और रज़ा हारून साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कराची में मासूम बच्चों की गुमशुदगी, मामला संगीन होता जा रहा है। इस मामले पर बात करने के लिए ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर साहब। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। प्रोग्राम में बात करेंगे कराची में मासूम बच्चों की गुमशुदगी बाइस तशवीश है। सारिम के वालिदैन ताहाल इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इसके अलावा गार्डन में जो बच्चे लापता हुए थे उनके वालिदैन ने भी अब डेडलाइन दे दी है और बताया कि वो जल्द गवर्नर हाउस के बाहर धरना देने जा रहे हैं। कितनी ज़िम्मेदारी है हुकूमत की और वालिदैन की ख़ुद की भी कितनी ज़िम्मेदारी है, किस हद तक अवेयरनेस प्रोग्राम की ज़रूरत है, जो इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें कितनी तेज़ी लाने की ज़रूरत है, इस पर प्रोग्राम में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनम जफर साहब ने। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। आप क्या समझते हैं, अभी तक सारिम के वालिदैन भी इंसाफ के मुंतज़िर हैं, गार्डन के जो बच्चों के वालिदैन हैं उन्होंने भी डेडलाइन दे दी है, हुकूमत जो इक़दाम उठा रही है उसमें कितनी तेज़ी की ज़रूरत है?
देखिए ये हुकूमत की और रियासत की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़, लोगों को इस बात के मौके देना कि वो इज्जत के साथ, वक़ार के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारे शहर में, शहर कराची में अफसोसनाक बात यह है कि लोग परेशान हैं, अपने बच्चों के लिए परेशान है, इस पर दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। मैं गार्डन में उन वालिदैन से जाके मिला हूँ कि जिनके 2 बच्चे अलियान और अली रजा जो है वो उनको आज से 14 जनवरी को उनको उठाकर ले गए, बाइक पर ले गए, देखा गया कि वो जा रहे हैं लियारी की तरफ, स्टील चौक की जानिब, लेकिन आज तक 14 जनवरी से लेकर आज तकरीबन जो है वो 26 जनवरी हो गई, 12 दिन से उनका कोई सुराग नहीं मिल सका है। भाई ये काम तो हुकूमतों का करने का काम है, लॉ एनफोर्समेंट इदारों का करने का काम है कि वो जो है वो आवाम को तहफ़्फ़ुज़ दें और उन बच्चों को बाजियाब कराएं। और इसके साथ साथ आपने देखा कि जिस तरह सारी मोहसिन का वाकया पेश आया, ये दिल जला देने वाला वाकया है। किस तरह वालिदैन अजियत से, कर्ज से गुजर रहे हैं कि उनके एक बच्चा जो पढ़ने के लिए गया था, वो जो है उसकी लाश जो है वो अंडरग्राउंड टैंक से निकलती है और वो भी पूरा एक मुअम्मा बना हुआ है कि आया वो डूब कर मारा है, आया उसको तशद्दुद करके मारा है, कि क्या वजूहात हैं जो अभी तक मंजर आम पर पूरी तरह आ भी नहीं सकी हैं। इस तरह के वाकयात हैं जो इस शहर में हो रहे हैं, जो इंतहाई अफसोसनाक वाकयात हैं। और मैं बजा तौर पे जिम्मेदारी तो देखिए हुकूमत पर आयद होती है, जिनके पास इख्तियार होगा, जिनके पास इक़्तिदार होगा, बात भी उनसे होगी। जो हमारे टैक्सों पे पल रहे होंगे, कानून नाफिज करने वाले, उनको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप काम भी ना करें, आपकी एफर्ट्स भी नजर ना आ रही हों और उसके बाद फिर जो है वो लोग आपको जो है मुबारकबाद पेश करें। किस बात की मुबारकबाद पेश करेंगे? आपको किस बात का तहीनियत करेंगे जब आपका काम ही नजर ना आ रहा हो? इस शहर के अंदर 70,000 काम की अगर बात करेंगे तो उस पर तो मूसा वहाब साहब ने कल ही कहा है कि काम तो कराची के अंदर हम ही करेंगे, तराजू नहीं करेगा। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा और कोई और जमात नहीं करेगी, काम तो सिर्फ हम करेंगे और कर रहे हैं और नजर भी आ रहा है। बकौल मुर्तज़ा वहाब साहब, देखिए मैं मुर्तज़ा वहाब साहब काबिज मेयर हैं और वो कब्जा करके जो है बराजमान हुए हैं मेयरशिप पर। सबको पता है कि 173 जीत गया, 192 हार गया। दूसरी जानिब मुर्तज़ा वहाब साहब 16 साल से उन्हीं की तो हुकूमत है, वफाक के अंदर भी वो हैं, उनके पार्टनर MQM है वफाक के अंदर, सूबे के अंदर उनकी हुकूमत है, बल्दियात के अंदर वो काबिज हो गए हैं, उससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर थे 16 महीने। तो आप मुझे बताइए, आप ना कराची के शहरियों को पानी दे सके, आप ना कराची के शहरियों का सीवरेज का निजाम दुरुस्त कर सके, आप ना कराची के शहरियों को अमन दे सकें, कराची के शहरी, कराची के बच्चे गटर में गिरकर अपनी जान दे रहे हो। ये क्या जुल्म है जो और ये बात करते हैं कि ये काम करेंगे। आपका काम तो बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ गया है कि आप क्या काम कर रहे हैं। आप कौम को जहालत में मुब्तला कर रहे हैं, आप तो कौम के बच्चों को तालीम भी नहीं दे सकते जिस तरह कराची के बच्चों के साथ। अच्छा मोहम्मद साहब, अब जो बच्चे गुमशुदा हो रहे हैं, इस पर आप क्या समझते हैं? हुकूमत की जिम्मेदारी तो है, वालिदैन की खुद की भी कितनी जिम्मेदारी है और हुकूमत को किस हद तक अब अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू करने की जरूरत है जिससे बच्चों को भी बताया जा सके कि किन के साथ काम कर लेना चाहिए, जाना है और किन की बातों में नहीं आना। देखिए हुकूमत को ये काम शुरू कर देना चाहिए थे, करना नहीं है, कर देना चाहिए थे। आप बताइए, वो हुकूमत जो अपने जाली मंसूबों पर बड़े बड़े इश्तिहारात दे रही है, वो अवेयरनेस नहीं कर सकती क्या? वो टीवी चैनल्स के जरिए, वो सोशल मीडिया के जरिए, वो अखबारात के जरिए इसकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों को अवेयर करे कि वालिदैन भी अपने बच्चों पर नजर रखें, उनका ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि ये बच्चे जो है वो फिर किसी अगवाकारों के हत्थे चढ़ जाएं, फिर जो है लोगों को फोन आए कि इतने पैसे देके अपने बच्चों को छुड़वा लिया जाए, या फिर बच्चों की लाश कहीं से मिले, अंडरग्राउंड टैंक से मिले या किसी गटर से मिले। ऐसा नहीं होना अच्छा चाहिए। जमात इस्लामी भी फलाही कामों में बहुत ज्यादा शहर में आगे होती है, तो इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम जमात इस्लामी भी शुरू करने का इरादा रखती है? देखिए हम तो हर जगह पहुंच रहे हैं, बात कर रहे हैं और मीडिया के जरिए भी इस बात को प्रमोट कर रहे हैं कि शहरियों के साथ जो ये जुल्म हो रहा है इसका खात्मा होना चाहिए। और प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी देखिए उनकी है कि जिनके पास इख्तियार है, जिनके पास वसाइल है, उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है, जिनके पास इख्तियार है उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोहम्मद जफर साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें प्रोग्राम में देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।